अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और जो वाक़या मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ वो सुनने के बाद आपके दिल से एक लफ्ज़ निकलेगा और वो होगा काश। काश कि पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम इंसाफ़ होता, काश पाकिस्तान में ऐसा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होता, काश पाकिस्तान में ऐसी पुलिस होती, काश पाकिस्तान में ऐसा सेफ़ सिटी अथॉरिटी का निज़ाम होता जिसमें ऐसे कैमरे और ऐसी उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस होती। बरतानिया का यह वाक़या है और बिल्कुल ये बात मैं मानती हूँ कि बरतानिया का पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज़ में। उसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान को बने हुए महज हुए हैं 75 साल। बरतानिया की तारीख़ कितनी पुरानी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पुराना मुल्क है बरतानिया, दुनिया पे हुक्मरानी कर चुका है, तो उसके पास हर वो गुर है, हर वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, हर वो जहन है कि जिससे वो अपने लोगों को मज़ीद तरक्की और मज़ीद अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकता है। पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम कम अज़ कम उनसे सीख ही सकते हैं, सीख ही लें कुछ। एक वक्त होता है इंसान की ज़िंदगी में जब आप कहते हैं कि हाँ मेरे हालात पिछले 5 साल से बेहतर हो गए, मेरी उस वक्त तनख्वाह 25,000 थी तो अब मैं 50,000 लेता हूँ, मेरे माली हालात बेहतर हो गए, मेरे घर में बरकत ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के केस में जब हम बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान 20 साल पहले बेहतर था या आज बेहतर है, तो लोग कहेंगे कि 20 साल पहले बेहतर था। इसकी ये वजह नहीं है कि वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं और वो माजी में रहने वाली हम कौम है, ऐसी बात नहीं है। मैं खालिसतन अगर माली हालात की, मईशत की, सोशल जस्टिस की, क्रिमिनल जस्टिस की बात करूँ तो उसमें लोग कहेंगे कि माजी में बेहतर था। हम वक्त के साथ साथ बद से बदतर होते चले गए, तो इसलिए इस किस्म की ख़बरें और इस किस्म की कंपैरिजन्स और मवाज़ने जो हैं फिर लोग करने लग जाते हैं। और मैं भी आज करूँगी ये मवाज़ना ताकि आपको एहसास हो कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने कहाँ जाना है। टारगेट रख लें बेशक, हमने कहाँ जाना है और वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। बरतानिया का वाक़या है, बरतानिया में 28 मार्च 2022 को पेश आया ये वाक़या और अब इसका तज़किरा जो है वो पूरी मीडिया पे हो रहा है। और हमने भी ज़ाहिर है जब मैंने भी ये पढ़ा तो मैं हिल गई, एक तरह से मैं रुक गई उधर और मेरे जहन में बहुत बेशुमार सवाल होते रहे कि क्या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम बदतरी की तरफ जा रहे हैं। जुर्म और सज़ा की इस कहानी में हमारे लिए कई असबाब मौजूद हैं, लेकिन पहले आपको ये वाक़या मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और फिर उसके बाद हम कुछ बात करेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं इससे। लंदन में एलिज़ाबेथ लाइन के नाम से एक ज़ेर ज़मीन रेलवे चलती है और ये लंदन अंडरग्राउंड ट्यूब की एक नई लाइन है। मुख्तलिफ लाइन्स हैं, सेंट्रल लाइन है, हैमरस्मिथ लाइन है, डिस्ट्रिक्ट लाइन है। एलिज़ाबेथ लाइन भी उन्हीं लाइन्स में से एक है और ये ज़ेर ज़मीन चलती है। ये लाइन 19 अरब पाउंड की खतीर रकम से तैयार की गई है और ये बरतानवी दारुल हुकूमत के एक हिस्से को दूसरे सिरे से मिलाती है, जिसके ज़रिए हज़ारों अफराद कम वक्त में अपनी मंजिल तक जा पहुँचते हैं। अच्छा, इस ट्रेन पर पैडिंगटन स्टेशन पर एक 50 साला शख्स सवार हुआ। वाक़या शुरू हो गया, अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा। इस ट्रेन में 50 साला शख्स जो है वो पैडिंगटन स्टेशन से सवार हुआ और मीडिया में इसका नाम मुख्तलिफ आर्टिकल्स में जूनियर बताया जाता है। इसने ट्रेन पर बैठते ही सामने मौजूद एक खातून थी, उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। अच्छा, वो उसकी तरफ इशारे करता रहा, जिनसी हवालों से गलत किस्म के जुमले कसता रहा। एक मर्द मुसाफिर, ज़ाहिर है बाकी भी मुसाफिर होंगे, वो ये चीज़ देख रहे थे। मर्द मुसाफिर ये चीज़ देख रहा था तो उसने क्या किया कि ये देखते देखते वो खातून को मॉरल सपोर्ट के लिए आकर खातून के साथ बैठ गया। जूनियर को भी मना करता रहा लेकिन वो बाज नहीं आया। आखिरकार खातून वो तंग आकर खुद ही उठ खड़ी हुई और ट्रेन का डब्बा छोड़कर चली गई दूसरे डब्बे में। जूनियर ने एक बार फिर उसे हरासा करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल चूंकि वो खातून जान छुड़ाकर वहाँ से चली गई तो उस खातून का तो मामला यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन जूनियर अपनी हरकतों से बाज ना आया और ट्रेन में बैठी दीगर भी जो ख़वातीन हैं उनको भी छेड़ने लग गया। तो वो एक हैबिचुअल किस्म का हरैसर था। वो मुसलसल 50 मिनट तक ये हरकतें करता रहा। 50 मिनट तक इसलिए कह रही हूँ कि पैडिंगटन से जब वो चला तो आगे जिस डेस्टिनेशन पर उसने उतरना था वो सफ़र 50 मिनट था। मुसाफिरों ने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस को इस वाक़े की इत्तला कर दी और वो फ़ौरत हरकत में आ गई। अंदाज़ा लगाइएगा उनकी इफ़ेक्टिवनेस का, उनकी एफिशिएंसी का। ट्रेन रेडिंग स्टेशन पर पहुंची तो पुलिस वहाँ पहले से मौजूद थी जिसने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। उसी वक्त राइट ऑन दैट पॉइंट जहाँ कंप्लेन होती है उसी वक्त बाहर पुलिस खड़ी है। ये नहीं होता कि अब वो पुलिस जो है वो लिखेगी वाक़े की, जी तफसीलात लिखाओ जी, लिख रही है, पहले FIR दर्ज होगी, फिर उसके बाद दफ़ात लगेंगी, फिर दफ़ात के बाद लंदन की करोड़ों की आबादी में उसे एक जूनियर को ढूंढा जाएगा और फिर आखिर में कहेंगे जूनियर के साढ़े हाथ ही नहीं आया, वो तो कितने नस गया है। तो ये चीज़ नहीं हुई, जूनियर को फ़ौरन उन्होंने निकाला, पकड़ा। अच्छा, अब इसमें एक अहम एस्पेक्ट जिसने कि पुलिस की मदद की वो क्या हो सकता है।
लंदन अंडरग्राउंड 100 साल से पुराना मंसूबा है। 100 साल पहले ये मंसूबा शुरू हुआ, इसकी जो सुरंगें हैं वो खुदाई हुई उनकी, और फिर अब वो इतना डेवलप्ड है कि आप उसमें आप सफ़र करते हैं तो आपको अमेरिका का भी जो ट्रेन का निज़ाम है उसका मज़ा नहीं आता। इस कदर सफाई, इस कदर सीमलेस सिस्टम है, ना कभी कोई ट्रेन बंद होगी, कहीं रोकेगी, कोई ख़राब होगी ट्रेन तो आपको पहले से पता होगा कि भाई ये ट्रेन नहीं चल रही है, इसका ऑल्टरनेट ये ट्रेन है। तो खैर बहरहाल बहुत एक वो डेवलप्ड अंडरग्राउंड सिस्टम है लंदन ट्रेन का। अब इसमें एक एस्पेक्ट कैमरों का है। एक कैमरे वो हैं जो प्लेटफॉर्म्स पर लगे हैं। वैसे तो लंदन माना जाता है कि 3 लाख से ज़ायद कैमरे जो हैं लंदन शहर में लगे हुए हैं। सेफ सिटी उनकी जो है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है, कहीं आप किसी कैमरे से बच नहीं सकते। लेकिन प्लेटफॉर्म्स और लंदन अंडरग्राउंड की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर प्लेटफॉर्म्स पे तो कैमरे लगे ही हुए हैं, ट्रेनों के अंदर भी कैमरे मौजूद हैं। ट्रेनों के अंदर वो 360 डिग्री व्यू वाले कैमरे मौजूद हैं जो कि हर बोगी या हर डब्बे में लगे हुए हैं, जो कि आपको एक ऐसा व्यू देते हैं जिसमें आपको पैसेंजर की शक्ल नज़र आ रही होती है। ये अंदाज़ा हो रहा होगा मॉनिटर करने वालों को कि भाई ये बैग कोई शख्स रख के चला गया है, तो ये बैग अनअटेंडेड हैं, तो फ़ौरन किसी बंदे को वो भेजेंगे अगले स्टॉप पर जब वो ट्रेन रुकेगी कि जाओ इन बैग्स को चेक करो इनमें क्या। इतना इफेक्टिव सिस्टम है। तो उस ट्रेन को जैसे ही वो रुकी होगी, जाहिर है लोगों ने उनको तो इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हम ट्रेन में हैं और हम स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, तो आप आएँ, आप मदद करें। तो उन्होंने देखा होगा कि वो किस बोगी में बैठा है, ट्रेन के कैमरों से मॉनिटर कर लिया होगा, और किस बोगी में बैठा है प्लेटफॉर्म के उस हिस्से पर जाकर वो खड़े हो गए होंगे। उसकी गिरफ्तारी की वीडियो भी सामने आ गई है जो कि एक पुलिस एहलकार ने बॉडी कैम के जरिए बनी है। अच्छा, अब एक वो मॉनिटरिंग कैमरे हैं जो कि ट्रेन के अंदर लगे हैं, दूसरे कैमरे वो हैं जो प्लेटफॉर्म्स पर लगे हैं, और तीसरे कैमरे वो हैं जो बॉडी वॉर्न कैमरे हैं जो कि इन ट्रांसपोर्ट पुलिस के यूनिफॉर्म्स पर लगे हैं। और वीडियो में देखा जा सकता है कि जब इस शख्स को हथकड़ी लगाई जा रही थी तो एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के मुंह पर भी वो थूक देता है। Right, first of all, okay, just stop. You're under arrest, okay? Double locked. Oh my gosh! अच्छा, अब इधर एक और पहलू आता है इस केस का कि गिरफ्तारी के बाद उस पर मुकदमा तो चलता है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वो थूक देता है। अब ये जहन में रखिएगा, वो पुलिस वाले पर थूकता है जब पुलिस वाला उसको गिरफ्तार कर रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले की लैंग्वेज आपको मैं आवाज़ सुना रही हूँ, आपको सुनाई दे रही होगी। All right, put your bags on the floor, please. Keep your hands. No, do not tense, or you'll. Okay, do not tense your hands. Okay, arms behind you. 1 second, I just want to take your bag off. ये आपने सुना कि पुलिस वाला किस तरह से उसको कह रहा है कि प्लीज़ पुट योर थिंग्स ऑन द फ्लोर, प्लीज़ पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर बैक, प्लीज़ पुट योर हैंड्स एट द बैक, प्लीज़ पुट योर थिंग्स डाउन, प्लीज़ प्लीज़ करके वो पुलिस वाला जो है वो उससे मुखातिब है, उस हरेसर से, उस जिसको 2 तपे इधर होता तो उसको हम लगाते। खैर मैं तो लगाती ना लगाती, पुलिस ने लाजमी लगाने थे। खैर उस पर पुलिस के रवैये पे हम आगे आएंगे, ये भी एक सबक, एक असबाक की एक तवील फहरिस्त में से एक ये सबक भी है। अच्छा, गिरफ्तारी के बाद उस पर मुकदमा चला। जनवरी में उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर दिया, यानी कि एतराफ़ जुर्म किया उसने, और गुज़िश्ता माह इस मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया गया जिसके मुताबिक उसे 20 माह के लिए क़ैद की सज़ा सुनाई गई, और इसके अलावा उसे 10 साल के लिए अवामी मकामात पर शराब नोशी और किसी भी खातून की तरफ गैर ज़रूरी मुतवज्जो होने से रोक दिया गया, और इस पर अमल ना करने पर इसे एक बार फिर अदालत का सामना करना पड़ेगा। तो ये अदालत का भी आप निज़ाम चेक करें। ये निज़ाम इंसाफ में एक अहम तरीन पहलू है सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट। अगर सज़ाएँ माफ़ी करनी होती, अगर पार्डन ही करना होता, अगर हर एक को मर्सी दिखानी होती, अगर चोरों के लिए, डाकुओं के लिए, लुटेरों के लिए, कातिलों के लिए, हरैसर्स के लिए, रेपिस्ट्स के लिए दिल में नरम गोशा ही रखना होता, तो हमारे इस्लाम से हमें ये सबक ना मिलता कि चोर के हाथ काट दो। इस कदर सख्त सज़ाएँ इस्लाम ने तजवीज़ की हैं, लेकिन हम चूँकि अपने आप को ज़्यादा अक़ल कुल समझते हैं तो हमने उनके पीछे तो जाना नहीं है। हम जब तक किसी और से ना सीखें, इसलिए आपको सिखा रहे हैं कि भाई चलो दीन से कुछ ना सीखा तो गोरों से ही कुछ सीख जाओ। अच्छा, ये वाक़या पूरी दुनिया के मीडिया की सुर्खी बना रहा, और इसमें हमारे लिए अब कौन से सबक हैं इस पर हम बात करते हैं। पहली बात तो उस शख्स की गिरफ्तारी, जूनियर की गिरफ्तारी की वीडियो, जिसमें पुलिस अफसर बहुत शाइस्ता लहजे में बड़े तरीके से उससे बात कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कहकर उसे मुखातिब कर रहा है, जबकि उसने एक पुलिस अफसर के चेहरे पर थूक दिया। तो उसने जवाब में क्या किया पुलिस वाले ने? पुलिस वाले का रवैया आप देखें कि मैंने जिस तरह कहा ना, पाकिस्तान में होता तो 2 थप्पे लगाता उसको, और उधर ही लम्मा पा के उसको इतने छितर लगाते कि आधी सज़ा तो उसकी उधर ही हो जाती। पुलिस वाले ने कोई तशद्दुद नहीं किया। पुलिस वाले ने अपने चेहरे को सिर्फ साफ़ किया और अपनी गिरफ्तार की उसको कार्रवाई करना उसने जारी रखी। अगर हमारी पुलिस होती तो मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस शख्स के साथ उधर ही ऑन द स्पॉट पहले होता क्या, तो मैं उसके बारे में नहीं जाऊँगी, ये आप लोग बेहतर समझते हैं। पहला सबक तो ये। अच्छा, इससे भी ज़्यादा अहम बात कि किसी खातून पर जुमले कसने और उसे छेड़ने पर ना सिर्फ पुलिस फौरी हरकत में आती है, बल्कि उससे ट्रेन से उतरते ही गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस वहाँ उसका इंतज़ार कर रही थी।
ہمارے یہاں اگر ہوتا وہ شخص جا کر اس عورت کے پاس بیٹھ گیا تاکہ یہ ڈسکریج ہو. خیر یہ ڈسکریج ہوا نہ ہوا, لیکن اس شخص جو کہ جا کے خاتون کے پاس بیٹھ گیا اس کو مورل سپورٹ کرنے کے لیے, ہمارے یہاں عورت کو چھیڑنا تو کوئی جرم ہی نہیں تصور ہوتا. عورت پہ آواز لگانا تو ہمارے یہاں کوئی جرم کی کسی کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتا. اگر اور چونکہ وہ فال ہی نہیں کرتا تو اس لیے عورتیں بھی اس چیز کو بڑا آرام سے اوائڈ کر کے چلی جاتی ہیں, حالانکہ وہ اپنا راستہ بدل لیں گی. وہ اتنی پریشان ہو رہی ہوتی ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے کہ عورت اپنا راستہ بدل لے گی. جس بس میں وہ عمومی طور پر اسکول کالج جاتی ہے وہ لڑکی اس بس میں یا اس اسٹاپ سے اپنے اسکول کالج نہیں جائے گی اگر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک لڑکا یا کوئی مرد جو ہے وہ روزانہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اس کو چھیڑنے کے لیے. لیکن وہ کمپلین نہیں کرے گی. اس کی کمپلین نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کمپلین نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاتون جب جائے گی پولیس میں اور پولیس کے پاس جا کر وہ اپنی ایف آئی آر یا کمپلین درج کرائے گی کہ اس طرح ایک بندہ ہے وہ فلاں اسٹیشن پہ روزانہ مجھے چھیڑتا ہے, بس اسٹاپ پہ روزانہ مجھے چھیڑتا ہے, تنگ کرتا ہے, یا میرے گھر تک میرے پیچھے آتا ہے, تو پولیس کہے گی بی بی کسی نے آواز لگا دی تسی ہن اس تے ایف آئی آر کٹاؤ گے, چھوڑو جان دیو. یہ ہوگا ہماری پولیس کا رویہ. کجا مطلب وہ جو سوسائٹل ایک رسپانس ہے وہ تو الگ ہے, اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے ادھر میں سوسائٹی پاکستانی سوسائٹی کو اس پہ ضرور میں شاباش دوں گی, داد دوں گی کہ اگر وہ دیکھ لیں کہ کسی عورت کو کہیں چھیڑا جا رہا ہے تو بہت سارے مرد ہمارے معاشرے کے وہ آگے بڑھ جائیں گے, وہ بھی آگے آئیں گے اور وہ اس عورت کو تحفظ دلانے کی کوشش کم از کم ضرور کریں گے. لیکن پولیس کا رویہ سوسائٹی میں عورت کو چھیڑنا, آواز کسنا, اس کو بھی جرم تصور کرنا, اس لیول تک یقیناً ابھی ہم نہیں پہنچے. اچھا اس کے بعد برطانیہ کا نظام انصاف سامنے آتا ہے, یعنی کہ عدالتی سسٹم, عدالتی نظام, جس نے کیس کی سماعت کے بعد اسے 15-18 ماہ میں سزا سنائی, 15-18 ماہ میں سزا سنائی, کیس کو بھگتایا. یہ نہیں کہ سالہ سال لٹک رہا ہے وہ کیس, اور 10 سال کے لیے اس پر کئی قسموں کی پابندیاں عائد کیں. اب سزا کے بھی 2-3 پہلو ہیں. ایک سزا وہ ہے جس میں آپ نے اس کو جیل میں ڈالا, جرمانہ لگایا, بس بات ختم. جب وہ باہر آئے گا تو وہ دوبارہ معاشرے کا ایک معزز شہری ہوگا. نہیں, ادھر کی عدالت نے اس چیز کو یقینی بنایا کہ وہ اگلے 10 سال تک خود کو کم از کم معزز شہری نہ سمجھے, نہ تصور کرے, اور وہ ہر وقت اس پریشر میں رہے کہ اس کو ایک سزا کے تحت ہی اپنے آپ کو کانڈکٹ کرنا ہے اس سوسائٹی میں. مثال کے طور پر وہ شراب نوشی نہیں کر سکتا پبلک میں. اب باہر کے ممالک میں یہ بڑی عام چیز ہے. ہاں عام لوگوں کے لیے بھی پبلک میں شراب نوشی کرنا یا بوتل لے کر, بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آپ شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کے کھلے عام نہیں پھر سکتے. پابندی ہے, آپ کو جرمانہ ہو جائے گا, کوئی اور سزا ہو جائے گی. آپ کو دکان سے اگر آپ نے وہ بوتل خریدی ہے تو آپ کو وہ براؤن بیگ میں لپیٹ کر دیں گے اور وہ آپ نے گھر ہی میں جا کر پینی ہے, یا آپ نے جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں یعنی کہ پبز ہو گئے, کلبز ہو گئے, جہاں پر وہ سرو کرتے ہیں شراب کو, آپ وہاں پی سکتے ہیں. تو اس قسم کے ان کے معاشرے میں جہاں آزادیاں ہیں, ان آزادیوں کو بھی ایک طریقے سے انہوں نے لمٹس میں رکھا ہوا ہے, ورنہ تو سارے ٹونٹلی کوئی ادھر پڑاؤ کوئی ادھر پڑاؤ. اس شخص پر انہوں نے ادھر بھی سزا عائد کر دی کہ شراب نوشی بھی جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس پہ اچھی خاصی پابندی لگا دی. تو باقی بھی مختلف اقسام کی سوشل پابندیاں اس پر عائد کر دی ہیں. وہ ہر وقت پریشر میں ہوگا اور اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, وہ بھی پریشر میں ہوں گے کہ بھئی اس پر اس قسم کی پابندیاں ہیں, اس نے اگر اس طرح کا کوئی کام کیا اور ہماری موجودگی میں کیا تو وی آر آلسو ان ٹربل. اچھا اس واقعے کی پوری تفصیلات سامنے آتی ہیں تو دل سے صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے, کاش یہ پولیس پاکستان میں بھی ہوتی. یہ ہوتا ہے پولیس کا نظام, یہ ہوتا ہے سماجی ضمیر, یہ ہوتا ہے نظام انصاف, یہ ہوتی ہے عدلیہ, یہ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ ایک معاشرے کے عروج پر جانے کی کہ کس طرح لوگ وہاں پر ڈیولپ کرتے گئے خود کو, اپنی سوچ کو. ہمارے یہاں خواتین کی چھیڑخانی بڑی ایک معمول سی بات ہے, اس پہ اس کو لوگ نظر انداز کے آگے بڑھ جاتے ہیں. خواتین خود اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی ہیں. میرے ساتھ خود کتنی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے, نظر انداز کر کے میں آگے چلی گئی, مجھے پرواہ نہیں تھی کہ اس نے کچھ کہا یا کچھ چھیڑا مجھے. اور پاکستانی پولیس کا رویہ ماشاءاللہ ہے, اس پر ہم کیا بات کریں, وقت ضائع کرنے والی بات ہے. لیکن سب سے اہم بات وہاں انصاف کا نظام ہے, جس نے ملزم کو سزا دی, یقینی بنایا کہ اس کی سزا ہو, اور ایسی سزا دی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اس پر پابندیاں لگا دی کہ وہ خود کو ایک آزاد شہری نہ تصور کرے, وہ ہمیشہ ہی قانون کے کٹہرے میں خود کو تصور کرے. دنیا کے ہر معاشرے میں خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے. پاکستان یا برطانیہ کوئی انوکھے ملک نہیں ہے جہاں خواتین کی ہراسگی کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس پر سماج کا رد عمل کیا آتا ہے, نظام انصاف کا رد عمل کیا آتا ہے, پولیس کا رد عمل کیا آتا ہے, خاتون کا خود رد عمل کیا آتا ہے. جہاں قوانین پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے وہاں ایسے واقعات بہت کم پیش آتے ہیں, اور اگر پیش آتے بھی ہیں تو ان کی سزائیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ اگلی دفعہ اس قسم کا عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ 10 دفعہ سوچتا ہے. جہاں مجرم کو قانون کا خوف نہ ہو وہاں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات ایک بڑی معمول کی بات بن جاتے ہیں. تھینک یو.